मैं हूँ जितेंद्र। यह जेल इतनी खतरनाक थी कि कैदी तो कैदी, जेल के गार्ड भी ड्यूटी करने से कांपते थे। हर कोई मौत के साये में रहता था, चाहे वह कैदी हो, गार्ड या फिर जेल का वार्डन। खुखार कैदियों के बीच किसी नए कैदी का आना जैसे नर्क में जाने के जैसा था। आने वाला हर एक नया कैदी सोचता था कि यहाँ से कैसे बाहर निकला जाए। मन में आते थे एक ही सवाल, जेल ब्रेक करना, चाहे वह सुरंग के रास्ते हो या बार फ्रेम को पार करना। यह अकेले करना आसान नहीं था कि तभी 4 कैदियों ने मिलकर एक गैंग बनाया। ये 4 हाई प्रोफाइल क्रिमिनल साल 1998 में न्यूजीलैंड के मैक्सिमम सिक्योरिटी फैसिलिटी में बंद थे। New Zealand's only maximum security facility, 1998. Would describe as a high-profile New Zealand criminal. I'd be very surprised if these 4 have gone to this much effort. Police say the 4 men could be the most dangerous group ever to have escaped from our prison. Very pleased to report to you is that the 3 escaped prisoners from Bremerton Prison have all been apprehended. स्टोरी की शुरुआत हुई साल 1998 से। प्रशांत महासागर में स्थित है देश न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में एक शहर है ऑकलैंड। यहीं पर स्थित है ऑकलैंड जेल, जिसे अक्सर पैरामोरो प्रिजन भी कहा जाता है। न्यूजीलैंड का एकमात्र मैक्सिमम सिक्योरिटी फैसिलिटी है। चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे और झीलें, लेकिन इसके भीतर का नजारा बिल्कुल उल्टा है। यहाँ दुनिया से कटे हुए हर वह कैदी रहता है जिसे इतनी लंबी सजा दी गई है कि अब उसकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा सलाखों के पीछे ही बीतेगा। इस जेल का एनवायरनमेंट आम जेलों से कहीं ज्यादा डरावना तथा डिसिप्लिन्ड है। 3 लेवल की सिक्योरिटी, ऊंची दीवारें, चारों ओर फैली हुई बैरिकेड, हर वक्त चौकन्ने रहने वाले गार्ड से घिरा है ये प्रिजन। यहाँ से भागना लगभग नामुमकिन माना जाता था। ऑकलैंड जेल की सबसे बड़ी पहचान है उसका कल्चर ऑफ फियर। यहाँ हर इंसान डर में जीता है, चाहे वह नया कैदी हो, पुराना अपराधी या फिर जेल के स्टाफ। यहाँ ज्यादातर लोग हिंसक अपराधों के लिए बंदी हैं। हत्यारे, गैंगस्टर और लुटेरे, छोटे मोटे अपराधी यहाँ की हवा भी नहीं खा पाते। जो यहाँ आता है वह जानता है कि उसे हर दिन अपनी जान बचाने के लिए लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी। गार्ड्स भले ही बंदूकों और डंडे से लैस हैं, लेकिन असल में वे भी अंदर से कैदियों से खौफ खाते हैं, क्योंकि ये अपराधी बेहद शातिर और थोड़ी सी भी चूक गार्ड की जान पर भारी पड़ सकती है। यहाँ किसी का किसी से भाईचारा नहीं, दोस्ती भी सिर्फ जरूरत के हिसाब से होती है। एक दिन जो साथी है, अगले दिन वही दुश्मन बन सकता है। कैदी जब इस जेल में आते हैं तो उनका दिमाग पहले से ही टूटा हुआ होता है। वे जानते हैं कि यहाँ से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है। हर अपराधी अंदर जाते ही ये सोचता है कि क्या कोई रास्ता है जिससे भागा जा सके। यहाँ की सेल्स बेहद नैरो तथा अंधेरी हैं। दिन का ज्यादातर वक्त कैदी सेल में ही बिताते हैं। बाहर निकलने का मौका सिर्फ वर्क ब्लॉक तथा शावर ब्लॉक के दौरान ही होता है। हर हफ्ते 1-2 बार फैमिली विजिट होती है, लेकिन वह भी भारी निगरानी के बीच। जून 1998 से पहले तक ऑकलैंड जेल का नाम सिर्फ एक सुरक्षित जगह के रूप में लिया जाता था, बट इसके बाद से 4 कैदियों ने सब कुछ बदलने का फैसला लिया। पहला कैदी है ग्राहम विलियम बर्टन, उम्र 22 वर्ष, हत्यारा, बेरहम, हिंसक तथा सजा हुई है उम्र कैद की। दूसरा आर्थर टेलर, उम्र थी 41 वर्ष, प्रोफेशनल क्रिमिनल, जीनियस दिमाग, इससे पहले 130 सजाएं मिल चुकी हैं। तीसरा डैरन क्रोली, उम्र थी 21 वर्ष, उसने न्यूयॉर्क पार्टी में एक शख्स की हत्या कर देने के बाद उम्र कैद की सजा काट रहा है। चौथा और आखिरी मैथ्यू सोलोमन थॉमसन, उम्र थी 18 वर्ष, एक युवा बैंक लुटेरा तथा सजा मिली 11 साल की। चारों अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे, लेकिन एक चीज कॉमन थी, भागने की चाह। साल 1998 के शुरुआत में चारों को प्रिजन अथॉरिटी ने एक ही ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया। धीरे धीरे चारों का रोज का वक्त एक दूसरे के साथ बीतने लगा। साथ खाना, साथ वर्कआउट करना और साथ शावर में जाना, यहीं से दोस्ती की नींव रखी गई। जेल की रातें हमेशा अंधेरी होती हैं। अंधेरे में जब बाकी कैदी नींद में डूब जाते तो ये चारों धीरे धीरे बात करना शुरू करते। रात की फुसफुसाहट धीरे धीरे प्लान में बदल गई। एक दिन मार्च साल 1998 में चारों शावर ब्लॉक में थे, तभी थॉमसन की नजर ऊपर की ओर पड़ी। वहाँ एक प्लास्टिक की ग्लास जैसी खिड़की टूटी हुई थी। उस खिड़की से बाहर कोर्टयार्ड दिखाई देता था। हालांकि जगह इतनी छोटी थी कि सिर्फ एक हाथ बाहर निकल सकता है। उसने हाथ डालकर देखा, बाहर की ओर लोहे की सलाखें थीं। टेलर ने तुरंत पहचान लिया कि सही औजार मिल जाए तो इन्हें हटाया जा
सकता है। सावर ब्लॉक हर दिन इस्तेमाल होता था। अगर जरा भी गार्ड की नजर उस टूटी हुई खिड़की पर पड़ जाती तो चारों का खेल यहीं खत्म हो जाता। लेकिन टेलर ने समझाया, अगर हमें कामयाबी चाहिए तो सब्र से काम लेना होगा। हफ्तों तक छोटे छोटे काम करने होंगे, हर निशान को छुपाना होगा। जेल में टूल लाना आसान नहीं था, लेकिन क्रिमिनल के पास इसके तरीके थे। कुछ चीजें विजिटर से तस्करी करके आती हैं, कुछ चीजें जेल के वर्कशॉप से और कुछ गार्ड को रिश्वत देकर। धीरे धीरे एक छोटी आरी जेल में तस्करी करवाई गई। ऑकलैंड जेल की दीवारें ऊंची थी, लेकिन उसकी सर्विलेंस सिस्टम उतनी अनब्रेकेबल नहीं थी। चारों ओर ऊंची कंक्रीट की दीवारें, ऊपर तेजधार तारों की परतें, वॉच टावर से हर वक्त सर्विलेंस और 24 घंटे गार्ड का पहरा। लेकिन बाहर से जितनी सुरक्षित लगती थी, भीतर से उतनी ही कमजोरी से भरी हुई है। गार्ड्स के पास स्ट्रिक्ट रूटीन था। सुबह 6 बजे ब्लॉक खोलना, हर 2 घंटे में कैदियों की गिनती करना, रात 9 बजे सेल ब्लॉक करना, शावर टाइम, लंच, वर्कशॉप सब फिक्स है। लेकिन ये रूटीन इतना डिफॉल्ट था कि कैदी के लिए उसे रीड करना आसान हो गया। न्यूजीलैंड में उस समय जेलों में स्टाफ की कमी थी। कई गार्ड्स ओवर टाइम करते थे, कई थके हुए रहते थे और कुछ गार्ड कैदियों से रिश्वत खाकर छोटे मोटे चीजें अंदर पहुंचाने में पीछे नहीं हटते थे। इन लापरवाहियों को नोट किया गया। जेल में कैमरे और सर्च लाइट तो थे, लेकिन हर कोनों पर नहीं। सावर ब्लॉक और उसके ऊपर की खिड़की एक ब्लाइंड स्पॉट थी। वहां से बाहर कोर्टयार्ड का हिस्सा दिखता था। टावर से उसे पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता। दिन में जेल हमेशा शोरगुल से भरी रहती, कैदियों का चिल्लाना, गार्ड का ऑर्डर देना और वर्कशॉप की मशीनों की आवाज। लेकिन रात को एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता। सिर्फ दूर से किसी गार्ड के बूथ की आवाज सुनाई देती थी। जैसा कि इन्होंने पहले से देख लिया था कि खिड़कियों की हालत सालों से खराब थी। हर रात सावर ब्लॉक खाली होने के बाद कुछ मिनट का गैप होता था। यही वह समय था जब कोई भी गार्ड अंदर नहीं आता। चारों ने तय किया इसी समय वे धीरे धीरे खिड़की को काटेंगे। हर रात कुछ ही मिनट काम करेंगे और अगले दिन सब कुछ नॉर्मल लगेगा। सबसे मुश्किल हिस्सा था पेशेंस बनाए रखना। बर्टन और क्रोली जैसे लोग बेसब्र थे। वे चाहते थे जल्दी से जल्दी बाहर निकलें, लेकिन समझाया गया अगर जल्दी की तो पकड़े जाएंगे। मार्च 1998 की ठंडी रात। सावर ब्लॉक खाली हो चुका था। गार्ड अपने अपने पैटर्न में व्यस्त थे। छोटी सी हेक्सास ब्लेड निकाली, वही आरी जैसी ब्लेड जिसे बड़ी मुश्किल से जेल में तस्करी करके लाई गई थी। पहली बार ब्लेड ने सलाखों को छुआ। फर्स्ट नाइट सिर्फ 5 मिनट तक काम हुआ। फिर सबने तय किया कि रुकना होगा, क्योंकि अगर गार्ड्स अचानक आ गए तो सब कुछ खत्म हो जाता। हर रात 5 से 10 मिनट, कभी एक सलाख पर तो कभी दूसरे पर। निशान छुपाने के लिए टूथपेस्ट, साबुन और गीला कपड़ा इस्तेमाल किया जाता। एक्सो ब्लेड को हमेशा छुपाना सबसे मुश्किल था। कभी उसे टूथब्रश के अंदर फिट किया जाता तो कभी वार्डन अपने कमर के पीछे टेप कर लेता। गार्ड को कई बार डाउट हुआ, लेकिन हर बार उनकी तलाशी ऊपर ऊपर ही होती थी। एक रात क्रोली का ध्यान भटक गया। अचानक गार्ड की परछाई सावर ब्लॉक की ओर दिखी। सब घबरा गए। तुरंत औजार छिपा दिया गया और सबने नहाने का नाटक करना शुरू किया। गार्ड ने झाँक कर देखा और चले गए। धीरे धीरे कैदियों के बीच अफवाह फैलने लगी, कुछ लोग भागने का प्लान बना रहे हैं। अब उन्होंने जानबूझकर एक दूसरे कैदियों के साथ झगड़ा करना शुरू किया। इस तरह गार्डों को डाइवर्ट करके दूसरी बातों में उलझा दिए। हल्का सा धक्का दिया और सलाख झुक गई। अब उन्हें यकीन हो गया ये रास्ता सचमुच खुल सकता है। 3 हफ्तों से अधिक लगातार मेहनत के बाद अब खिड़की के चारों कोनों की पकड़ ढीली हो चुकी थी। पूरे फोर्स से एक सलाख हिलाई, वह हल्की सी खिसक गई। उन्होंने कहा ये तो अब हाथ से ही निकल जाएगी। टेलर ने हाथ रोकते हुए कहा अभी नहीं, हमें सिर्फ उस रात खोलना है जब सब सो रहे होंगे। अगर अभी निकाल दी तो दिन में गार्ड की नजर पड़ सकती है। हर कट को छुपाने के लिए चारों ने अलग अलग तरीका अपनाया। साबुन का पेस्ट लगाकर उसे सपाट कर दिया जाता है। ऊपर से टूथपेस्ट का लेप किया जाता है ताकि सफेद मेटल के निशान को छुपाया जा सके। रूटीन पर ध्यान देने से पता चला 7 बजे की गिनती सबसे बड़ा टेस्ट होता है। अगर तब तक सलाखें नहीं निकाल पाए तो हमें वापस फिट करनी होगी और ऐसा दिखाना होगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब भागने की किट लगभग तैयार थी। एक हेक्सा ब्लेड अब लगभग घिस चुकी थी। एक छोटा पेचकस, एक रस्सी जैसी बनाई गई चादरों की पट्टी। जितना नजदीक वे आजादी के आते हैं उतना ही डर भी बढ़ता
होता है। भागने के 2 रात पहले टेलर ने फाइनल रिहर्सल की, खिड़की को धीरे से हटाकर बाहर झांका और फिर सब कुछ फिट कर दिया। गार्ड को कुछ भी शक नहीं हुआ। 17 जून की रात चारों ने बहुत कम नींद ली। सभी को इंस्ट्रक्शन दिए गए कि कल डिनर के बाद 7 बजे की गिनती से पहले हम कोशिश करेंगे। अगर काम पूरा न हुआ तो गिनती के बाद दोबारा ट्राई करेंगे। अगर पकड़े गए तो तुरंत खिड़की वापस लगाना और ऐसे लौटना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 18 जून की सुबह चारों ने एक दूसरे को देखा। कुछ मिनट बाद जब गार्ड दूसरी दिशा में मुड़े तो टेलर ने कहा, यही मौका है, चलो। चारों अब दीवार के ऊपर थे। ऊपर की कांटेदार तार सबसे बड़ी मुश्किल थी। तारों को थोड़ा मोड़ा गया। आखिरकार चारों ने तार को पार कर लिया। टूल्स की हेल्प से तारों को काटा गया। आखिरकार चारों ने तार को पार कर लिया। अब बस एक छलांग बाकी थी। नीचे जमीन पर अंधेरा था। चारों ने एक एक कर छलांग लगाई। सिर्फ 10 मिनट बाद जेल के अंदर 7:45 बजे की गिनती में उनके गैर मौजूदगी का पता चलता है। न्यूजीलैंड पुलिस के लिए उन्हें पकड़ना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, इससे पहले कि वे किसी को नुकसान पहुंचाएं। 18 जून 1998 की रात को जेल की दीवारों से छलांग लगाने के बाद चारों कैदी आजाद तो थे, लेकिन ये आजादी किसी भी कीमत पर आसान नहीं थी। बाहर की दुनिया उनके लिए जेल से भी ज्यादा खतरनाक थी। अब हर गली, हर सड़क और हर मोड़ पर पुलिस का जाल बिछा हुआ था। चारों कैदी पहले से ही जानते थे कि बाहर निकलते ही पुलिस उनका पीछा करेगी। उन्होंने जेल के पास छुपे हुए पुराने रास्तों का इस्तेमाल किया। खेतों और झाड़ियों के बीच से होकर वे अंधेरे में आगे बढ़ते रहे। उनमें से एक ने पुराना मैप निकाला जो उसने जेल के अंदर बनाकर छुपाया हुआ था। उन्होंने उस इलाके को मार्क किया जहां से पुलिस कम पेट्रोलिंग करती है। अगर वे सीधे शहर की तरफ जाते तो पकड़े जाते। इन्हें पहले जाना था पहाड़ी रास्तों की तरफ। अब तक सड़कों पर नाकाबंदी लगा दी गई थी। हेलीकॉप्टर से रात भर तलाशी हुई। चारों कैदी अब जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। पेड़ों के बीच छुपकर आगे बढ़ते रहे। हर आवाज पर रुक जाते ताकि कोई उन्हें पकड़ न ले। भूख और प्यास भी अब उन्हें परेशान करने लगी थी, लेकिन इस वक्त उनके पास कोई और चारा नहीं था। चारों को अब एहसास होने लगा है कि जेल से भागना आसान था, लेकिन जिंदा रहना बहुत मुश्किल। उनके पास पैसे नहीं थे, खाना पानी की कमी थी और सबसे बड़ी समस्या थी कि हर कोई उनके तलाश में था। वे बहुत समझदारी के साथ कदम उठा रहे थे। समय के साथ जेल से भागना और भी खतरनाक हो चुका था। चारों कैदी जंगल, गांव और शहरों में भटकने लगे। सर्च टीम जानती है कि ये चारों कैदी हथियारों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। एक स्पेशल आर्म ऑफेंडर स्क्वाड को तैनात किया। 5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस डॉग लगाए गए। रात में हेलीकॉप्टर से सर्च लाइट के जरिए खेतों और जंगलों को खंगाला जाने लगा। भागते वक्त चारों ने जल्दी जल्दी दीवारों से जंप की थी, जिससे उनके शरीर पर गहरे घाव हो गए थे। उनके कपड़े फटे हुए थे, पेट खाली था और भूख लगातार चुभ रही थी। ऑथर टेलर, जो गैंग का सबसे चालाक और मेंटल प्लेयर था, उसने सजेशन दिया कि उन्हें शहर से दूर घने जंगल की ओर जाना चाहिए। वे सभी कोरामंडल पेनिनसुला की पहाड़ियों की ओर बढ़ने लगे। जंगल में छुपने के लिए चारों को जरूरी सामान चाहिए थे, इसलिए उन्होंने रास्ते में पड़ने वाले एक छोटे फायर स्टेशन में लूट की। वहां से उन्होंने रेनकोट, जूते, टॉर्च और मेडिसिन चुरा ली। सौभाग्य से उस वक्त स्टेशन खाली था। अगर कोई मौजूद होता तो हालात बहुत खतरनाक हो सकते थे। फायर स्टेशन से चोरी होने के बाद पुलिस को साफ हो गया कि क्रिमिनल अब जंगल की ओर निकल चुके हैं। उन्होंने तुरंत उस दिशा में सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिया। इनाम भी रखा गया, $10,000 का अमाउंट, जिसने भी उनकी जानकारी दी। भागते हुए चारों को महसूस हो गया कि बाहर की आजादी जेल से भी ज्यादा कठिन है। हर आवाज उन्हें शक में डाल देती, हर परछाई उन्हें पुलिस लगती। अब चारों कोरामंडल पेनिनसुला के घने जंगलों के गहराइयों में पहुंच चुके थे। 3 दिन तक उन्होंने छुपकर गुजारा किया। रात को ठंड और दिन में भूख उन्हें कमजोर कर रही थी, लेकिन चौथे दिन उनकी नजर उस जगह पर पड़ी जिससे उनकी तकदीर को कुछ समय के लिए बदल दिया। जंगल से निकलते समय उन्हें समंदर के किनारे एक लग्जूरियस मेंशन नजर आई। सफेद रंग की 3 मंजिला इमारत, कांच की बड़ी खिड़की और बाहर खड़ी 2 महंगी गाड़ियां। यह घर किसी रिच अमेरिकी बिजनेसमैन का था जो उस वक्त छुट्टियां मनाने हवाई आइलैंड पर गया हुआ था। हवेली सुनसान थी। चारों ने बिना समय गंवाए घर का दरवाजा तोड़ा और अंदर घुस गए। फ्रिज में भरे खाने पीने के सामान पर टूट पड़े। 3 दिन की भूख और थकान के बाद यह हवेली उनके लिए सपने जैसी थी। चारों ने जमकर शराब पी, बिस्तर पर खुद को रिलैक्स किया और टीवी ऑन की। उस पर खबरें चल रही थी उन्हीं की। इसी दौरान गैंग का एक पुराना परिचित जॉन हैंक्सन उनसे मिलने आ पहुंची। वह उनके लिए खाना, कपड़े और कुछ कैश में पैसे लाई थी। उनकी मौजूदगी ने पुलिस की तलाश को और भी मुश्किल बना
गिरा दिया। चारों ने हवेली को तहस नहस कर दिया। कमरे बिखरे पड़े थे, खिड़कियां टूटी हुई, किचन से लेकर बाथरूम तक हर जगह उनके जश्न का सबूत मौजूद था। अगले दिन 2 लोग पास के कस्बे में सामान लेने गए। वहां एक ऑफिसर ने एक को पहचान लिया। एक वहां से भागा और किसी तरह हवेली तक पहुंच गया। उसने दरवाजा बंद करते ही बाकी तीनों को चिल्लाकर बताया, पुलिस को हमारे ठिकाने का पता चल गया है। कुछ ही घंटों में आर्म्ड डिफेंडर स्कॉट ने हवेली को चारों तरफ से घेर लिया। सैकड़ों हथियारबंद पुलिसमैन स्नाइपर तैनात हुए। बाहर ऑफिसर्स की गाड़ियां और हेलीकॉप्टर। पूरा माहौल किसी बैटलफील्ड जैसा लग रहा था। लेकिन जब नजदीक पहुंचे तो उन्हें एक डरावना नजारा मिला। घर के दीवारों और खिड़कियों पर तार बंधे थे। बम ट्रैप जैसा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि घर विस्फोट से भरा हुआ है। कई घंटों तक हालात तनावपूर्ण थे, लेकिन बाद में जब बम एक्सपर्ट टीम पहुंची तो उन्हें एहसास हुआ कि यह सब फेक था। तार और ट्रिम वायर सिर्फ दिखाने के लिए लगाए गए थे, अंदर असली बम नहीं थे। कैदियों ने सिर्फ और अधिक समय पाने के लिए ये चाल चली थी। जब आखिरकार घर में अटैक किए तो उन्हें हैरानी हुई। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ बिखरी शराब की बोतलें, खाया हुआ खाना और गंदगी हर तरफ फैली हुई थी। असल में क्रिमिनल बैकयार्ड से भागकर पीछे से जंगल की तरफ निकल चुके थे। इस बार स्थिति और भी खतरनाक हो चुकी थी। हवेली के मालिक के कलेक्शन से कई गन्स गायब थी। मतलब अब अपराधी हथियार के साथ हैं। हेलीकॉप्टर से हवाई पेट्रोलिंग शुरू हो गई। पकड़ने के लिए स्नाइपर डॉग का इस्तेमाल किए। उन्हें कैदियों के बिस्तरों से कपड़े सुंघाए गए और फिर उन्हें ट्रैक पर भेजा गया। कुछ घंटों तक डॉग ने दिशा पकड़ी और टीम को पास के जंगल तक ले गए। वहां तक पहुंचकर निशान धुंधले हो गए। इससे अंदाजा हुआ कि कैदी रात भर चलते रहे और छुपने में कामयाब हुए। चारों कैदी अब भी जंगलों और सुनसान जगहों में छुपकर आगे बढ़ रहे थे। हवेली से मिले सबूतों और जॉन हर्सन की एक्टिविटी से पुलिस को समझ आ गया कि कैदी शहर और जंगलों के बीच आ जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर के साथ थर्मल कैमरे जंगल के ऊपर लगाए गए। कैदी टेलर भले ही चालाक था, लेकिन उससे एक बड़ी गलती हो गई। वह अपने एक पुराने दोस्त को कॉल करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने पब्लिक टेलीफोन बूथ से फोन किया, लेकिन पुलिस पहले से ही नंबर ट्रैक कर रही थी। लोकेशन ट्रैक होते ही सर्च टीम को पता चल गया कि वे उसी इलाके में है जहां खोजा गया था आखिरी बार। 23 जून 1998 की सुबह टेलर फिर से बाहर निकला। वह एक छोटे से स्टोर में खाने का सामान लेने गया। शॉपकीपर ने उसे पहचान ली और तुरंत टीम को इन्फॉर्म की। कुछ ही मिनट में स्पेशल यूनिट ने स्टोर को चारों तरफ से घेर लिया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर से घिर चुका था। इस तरह पहला कैदी पकड़ा गया। एक का अरेस्ट बड़ी सफलता थी। 3 कैदी अब भी जंगल और समंदर तट के बीच मूव कर रहे थे। वे हथियारों से लैस हैं। उनके पास बाहरी मदद भी मौजूद थी। कई दिनों तक जंगल में छुपते रहने के बाद तीनों कैदियों की हालत और भी बिगड़ गई। हेलीकॉप्टर रात में ऊंचाई से हर मूवमेंट पर नजर रखता। जंगल की मोटी झाड़ियों के बीच भी इंसान की गर्मी आसानी से पकड़ ली जाती, जबकि दूसरी तरफ तीनों जंगल में एक सुरक्षित स्थान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने गहरी झाड़ियों और उबड़ खाबड़ जमीन में जगह बनाई। आग जलाने से भी परहेज किया ताकि धुआं पुलिस को सूचित न करे। 23 जून की रात एक ने भूख और डर के कारण अकेले चलने का फैसला किया। ऐसा करने से सर्च टीम के लिए ये एक आसान निशाना बन गया। थर्मल कैमरों ने उसकी लोकेशन पकड़ ली। हेलीकॉप्टर ने तुरंत रेडियो के जरिए ग्राउंड टीम को जानकारी दी। अंत में पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसकी गिरफ्तारी ने बाकी 2 कैदियों पर बड़ा इम्पैक्ट डाला। दोनों अब और अलर्ट हो गए। उनके पास समय बहुत कम था। दोनों ने शहर की ओर बढ़ने का विचार छोड़ा। उनका लक्ष्य था समंदर तटी एरिया। वहां सुनसान हवेलियां और छोटे छोटे हॉलीडे होम्स मौजूद थे, जो बचे हुए सर्च टीम की निगरानी से दूर थे। पैदल और घने जंगल के रास्ते पार करते हुए वे एक छोटी हवेली पर पहुंचे। ये हवेली एक जर्मन कपल की थी। घर लगभग खाली था, केवल कुछ फर्नीचर और घरेलू सामान मौजूद थे। मैंसन की स्थिति कैदियों के लिए बिल्कुल सेफ लगी। दोनों सावधानी से हवेली का दरवाजा खोला और अंदर घुस गए। हथियार और सप्लाई पैक को छुपाया। उन्होंने जॉन हम्सन से कांटेक्ट करने की कोशिश की ताकि उन्हें और सप्लाई मिल सके। फूड आइटम्स, पानी और कुछ कपड़े हवेली तक पहुंचाए गए। इस मदद ने उन्हें कुछ समय स्थिर रहने का मौका दिया। सर्च टीम ने रात में थर्मल कैमरों से हर मूवमेंट पर नजर रखी। जमीन पर पैदल सर्च पार्टी तैयार किए। रात करीब 9 बजे पुलिस ने हवेली के चारों ओर पूरी घेराबंदी के बाद धीरे धीरे अंदर इंटर किए। दोनों कैदियों ने देखा कि चारों तरफ से
से सर्च टीम घिर चुकी है। दोनों धीरे धीरे बाहर आए और हाथ ऊपर उठाए। किसी ने एक भी गोली नहीं चलाई, तुरंत उन्हें सेफली काबू में ले लिए। हवेली की तलाशी ली, हथियार, सप्लाई और मैप सभी बरामद हुए। सभी कैदी अब कस्टडी में थे। चारों पर भागने और हथियार रखने के ब्लेम लगे और 3 साल की एडिशनल सजा सुनाई गई। न्यूजीलैंड के टैक्स पेयर को इस पूरे कैंपेन में लगभग $7,75,000 खर्च करने पड़े थे। जब इन्होंने जेल से भागने की प्लानिंग की, इसके मात्र 14 वर्ष पहले साल 1984 में 6 कैदी जिन्होंने 17 से अधिक लोगों की जानें ली, एक ऐसे जेल से भागने का फैसला लिए जहां से आज तक इतिहास में कोई नहीं भाग सका, जिसके बारे में बात की गई है इस वीडियो में। तब तक एंजॉय कीजिए, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।